हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। देखा जाए तो हम लोग यूपी पीसीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यूपी पीसीएस जो 2019 में आया था, 2019 के प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इस जो पेपर होता है उसमें हम लोग सीरीज़ नंबर 1 कह सकते हैं, सीरीज़ नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आपको बताया गया है कि जैसे पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, पीटी या प्रीलिम्स कहते हैं, उसमें 2 पेपर होता है। पहला होता है जीएस 1, जिसको आप कहते हैं सामान्य अध्ययन। ये होता है पहला पेपर सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन फर्स्ट। दूसरा पेपर होता है सीसैट का। आप कह सकते हैं क्या कि सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर होता है। तो हम लोग जो पहला पेपर होता है जीएस 1 को, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये 150 क्वेश्चन आपको केवल 2 घंटे में करने रहते हैं। कितना रहता है? 2 घंटे में ये क्वेश्चन करने रहते हैं। टोटल इसके पूर्णांकों की बात की जाए तो इसमें टोटल पूर्णांकों की संख्या होती है 200। आपको ये जो दिया गया है, टोटल पूर्णांकों की संख्या होता है 200। आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। चलते हैं हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको जो निर्देश बताए गए हैं या रोल नंबर बताए गए हैं, ये सब आपको पहले वाली क्लास में बता दी गई। अब हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो में हम लोग देखा जाए तो आज वाली वीडियो में हम लोग केवल 75 क्वेश्चन करेंगे। ये 75 क्वेश्चन आपको जो जीएस से संबंधित रहेंगे। इसमें हम लोग जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए बाकी जो जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में केवल जीएस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जो करंट अफेयर से उस समय संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन जो 2019 का करंट से संबंधित क्वेश्चन है, वो आपके किसी काम के नहीं रहेगा। इसी वजह से उस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। बाकी जितने भी जीएस से संबंधित क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को करते रहेंगे। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों का उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिए गए। सूची 1 में दिए गए हैं वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं, सूची 2 में दिए गए हैं क्षेत्र। बताना है कि आपको ये वनस्पति किस क्षेत्र में पाया जाता है। वनस्पति के नीचे आपको लिखा गया है माकवी, दूसरा लिखा गया है फिम्बस और तीसरा लिखा गया है चैपेरल और चौथा लिखा गया है मैटोरेल। आपको क्षेत्र के नीचे लिखा है कैलिफोर्निया, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र और तीसरा लिखा गया दक्षिण अफ्रीका और चौथा चिली। अन्य अब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है इसका कौन-सा ऑप्शन सही होगा। देखा जाए तो आपको जो बताया जाता है कि माकवी जो होता है, ये पाया जाता है भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में। अब देखते हैं इसका पहले में दूसरा किसमें है। देखा जाए तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आपका सही ऑप्शन कौन बचता है? आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। फिर देख लेते हैं और मिला के। और जब फिम्बस की बात की जाए तो फिम्बस पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, इसका तीसरा वाला ऑप्शन। और चैपेरल की बात की जाए तो ये यूएसए कैलिफोर्निया में पाया जाता है। और मैटोरल की बात की जाए तो ये चिली में पाया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का पहला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों के से उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ सूची में उसकी राजधानी दी गई है। पहले जो देश के नीचे दिए गए उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और राजधानी के सामने दिया गया है ताशकंद, दुशांबे, बिश्केक और अश्गाबाद। अब आपको मिलान करना है कि इसमें कौन-सा सही होता है। देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी जो होती है ताशकंद होती है। कहाँ होती है? ताशकंद होती है। और ताजिकिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो ये होता है दुशांबे इसकी राजधानी होती है। किर्गिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो ये बिश्केक होती है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो ये अश्गाबाद होती है। इसमें देखा जाए तो पहले का पहला किसमें सभी दिए गए हैं, दूसरे का दूसरा देखा जाए तो इसमें तीसरा दे दिया गया है, ये चौथा आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचे हैं आपके पास 2 ऑप्शन। अब देखा जाए तीसरे का तीसरा किसमें दिए गए, पहले में ही दिए गए हैं और चौथे का चौथा। इस प्रकार इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। सूची के नीचे वनस्पति दी गई है और सूची 2 के नीचे क्षेत्र दिए गए हैं। वनस्पति के नीचे देखते हैं अधिजीवित वनस्पति, बबूल, बाओबाब और चौथा देवदार। इसके सामने दिए गए भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, सहारा, सावाना। अब इसको मैच करना है, इसमें कौन-सा सही होगा? देखा जाए तो अधिजीवित जो वनस्पति की बात की जाए तो ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। और इसकी बबूल की बात की जाए तो देखा जाए कटीले क्षेत्र होते हैं, ये सहारा के मरुस्थल क्षेत्रों में पाए जाएँगे। अब बाओबाब की बात की जाए तो ये सवाना के जंगलों में पाए जाएँगे और देवदार की बात की जाए तो ये देवदार देखा जाए तो ये हरित उष्णकटिबंधीय ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखते हैं उसका पहले का दूसरा किसमें है? पहले का दूसरा सभी है, दूसरे का तीसरा में देखते हैं, दूसरे का तीसरा केवल पहला और दूसरे में होगा। अब इसका देखते हैं, इस प्रकार देखा जाए तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा है कौन-सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजाति दी है, दूसरी तरफ स्थान दिए गए। जनजाति में लिखा गया पिग्मी, अंगामी और एनु और किर्गिज़।
और स्थान के नीचे लिखा है कांगो बेसिन, नागालैंड, जापान, सुंडा। देखा जाए तो जो पिग्मी जनजाति होती है वो कांगो बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सही सुमेलित है। अंगामी की बात की जाए तो ये नागालैंड की जनजाति होती हैं। एनु की बात की जाए तो ये जापान क्षेत्र में पाए जाते हैं। किर्गिज की बात की जाए तो किर्गिज सूडान में नहीं पाए जाते। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है मध्य एशिया में। कहाँ? मिडिल ईस्ट में। ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। आपको कथन दिया गया है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, और दूसरा उसका कारण बताया जा रहा है, हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। इसका आपको कारण इसका कोड दिया रहेगा, आपको पहले दिया रहेगा कथन कारण आपका ऑप्शन दिया रहेगा, कथन और कारण दोनों सही है। जो कथन है, कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, दूसरे में देगा व्याख्या नहीं कर रहा है, और तीसरा देगा कथन सही है, कारण गलत है, चौथा दिया रहेगा कथन गलत है, कारण सही है। इसका देखा जाए तो इसका सही उत्तर होता है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है। जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से, आपको पूछ रहा है कि मध्य भारत में जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में उनको व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन देगा मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, और दूसरा देगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, और तीसरा देगा मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, और चौथा दिया गया सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। इसका बात किया जाए तो जो मध्य भारत में अगर पहाड़ियों के क्रम की बात की जाए तो ये होता है, पहले सतपुड़ा आती है, फिर महादेव होती है, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए, जिसमें से कथन ए तथा दूसरा कारण है। आपको कथन और कारण के सवाल दिए, इसमें देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय क्षेत्र स्थित है। और दूसरा उसका कारण बता रहे हैं, हिमालय में अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है। इसका देखा जाए तो जो हिमालय का क्षेत्र होता है, कह सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, ये क्षेत्र होते हैं जो भारत में देखा जाए तो जो भौगोलिक कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र का या भूकंपीय क्षेत्र का बंटवारा हुआ तो चौथे और पाँचवें ज़ोन में आते हैं। इस वजह से वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आती हैं। भूकंप ज़्यादा आने के क्या कारण है? अनुदैर्ध्य उत्क्रमण होता है। इसका देखा जाए तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं। क्यों आते हैं? ये जो कारण बता रहे हो इसी वजह से आता है, इस वजह से इसका ये व्याख्या भी कर रहा है। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन। इम्फाल बेसिन का सुंदर उदाहरण है, आपको बताना है कि इम्फाल बेसिन किसका सुंदर उदाहरण है। नंबर 1 सरोवरी मैदान का, नंबर 2 लोएस मैदान का, नंबर 3 हिमालयी मैदान हिमनदी मैदान का, नंबर 4 जलोढ़ मैदान का। इसका जो सही उत्तर होता है, इम्फाल बेसिन जो होता है सरोवरी मैदान का ये उदाहरण होता है। देखा जाए तो इसमें कश्मीर घाटी भी ये इम्फाल बेसिन का ही उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भ्रंश घाटी किससे कहते हैं। पहला ऑप्शन चंबल, दूसरा दामोदर, नंबर 3 गंडक और चौथा रामगंगा। इसका सही उत्तर होता है, इसमें जो दामोदर नदी होती है ये भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों कह सकते हैं बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? नंबर 1 शीतोष्ण घास का मैदान, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, नंबर 3 उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, और चौथा दिया गया उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। इसका सही उत्तर होता है उष्णकटिबंधीय सवाना जो प्रदेश होता है, ये बड़े शिकारियों के भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, और दूसरा दिया लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, और तीसरा दिया बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। आपको अब बताना है कूट में से कौन सा सही है। अब इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसमें जो देखा जाए मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्महीन होते हैं, जीवाश्महीन नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इस हिसाब से देखते हैं, इसमें काटना है, इसमें पहला है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। ये परतदार समुद्री जीव जंतुओं के भी अवशेष पाए जाते हैं लघु हिमालय में। उसके साथ साथ जो बाह्य हिमालय है उसमें मानव सभ्यता के भी अवशेष पाए जाते हैं। इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से कथन ए तथा कारण आर हैं। अब कथन में दिया गया है, अकबर ने शेरशाह सूरी की तरह राज्यों के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। जिस प्रकार देखा जाए तो शेरशाह सूरी ने सिक्का प्रचलन किया था, उसी प्रकार अकबर ने भी प्रारंभ किया था। ये आपको देखा गया है। और कारण बताया जाए, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। इनमें से बताना है कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, या कौन सा कारण बता रहा है, नहीं बता रहे हैं, इसमें बताना है आपको। इसका सही उत्तर है दोनों। देखा जाए तो जो शेरशाह सूरी ने चलाया था उसी तरह अकबर ने भी प्रारंभ किया था,
और जो शेरशाह सूरी की पद्धति के समान थे, वही अकबर के ताम्र का सिक्का जो था दाम, वो भी उन्हीं की तरह था। इस वजह से कथन और कारण दोनों सही हैं। जो कारण है कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन। अगला देखा गया है, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि ये जो 4 युद्ध दिए हैं उनका कौन-सा क्रम कैसे है, ये आपको करना है। पहले देखा है सरनाल का युद्ध, दूसरा बिलग्राम का युद्ध, नंबर 3 धर्मत का युद्ध और चौथा देखा है जजाऊ का युद्ध। पहले देख लेते हैं कि ये युद्ध कब हुए थे। युद्ध की बात की जाए तो जो सरनाल का युद्ध हुआ था ये 1572 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था? 1572 ईस्वी में हुए। और जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। और धर्मत के युद्ध की बात की जाए तो ये 1658 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में। और जजाऊ युद्ध की बात की जाए तो ये 1707 ईस्वी में हुआ था। ये आपका क्रम था। अब देखते हैं कि पहले कौन से आएगा। पहले देखा जाए तो इसमें आएगा 1540। 1540 देखा जाए तो दूसरा किसमें है? आपका सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ना ही डी ऑप्शन होगा। बचेगा पहला और दूसरे में होगा। और दूसरा देखा 1540 के बाद 1572 आएगा। दूसरा और पहले किसमें है? देखा जाए तो दूसरा और पहला, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है। नंबर 2 हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया है। इसमें बताना है कौन सा सही है। देखा जाए तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। हठ योग जो होता है नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था और उसके बाद सूफी संत भी इसे अपनाते हैं। इसका दोनों ऑप्शन सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था में नहीं थी? आपको बताना है एकता व्यवस्था में नहीं थी। नंबर 1 एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। और दूसरा दिया गया है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। और तीसरा दिया एकता से प्राप्त राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती है। और चौथा दिया गया है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व को सैनिक रखने पड़ते हैं। इसका देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जो एकता व्यवस्था होती थी जो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, इसमें ये होता था कि एकता पे वहाँ पे किसी इक्तेदार को नियुक्त किया जाता था। वह उस जिस राज्य का या कह सकते हैं जिस क्षेत्र का इक्तेदार नियुक्त किया जाता था, वो वहाँ से पहले अपने उस साम्राज्य का या कह सकते हैं उस राज्य का राजस्व एकत्रित करता था। कुछ राजस्व अपने उस राज्य के लिए कह रहे हैं संचालन के लिए रखता था। बाकी जो धनराशि बचती थी उसके बाद वो राजा के पास जाता था। पहले इक़्तिदार के पास आता था, फिर उसके बाद वो राजा के पास जाता था। इस वजह से सीधा सुल्तान के पास नहीं आता था। इसका सी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन-सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक दिया गया, दूसरी तरफ लेखक दिया गया है। नंबर 1 दिया गया तबक़ात-ए नासिरी के लेखक मिन्हाज-उस-सिराज हैं, ये आपके सही है। दूसरा दिया गया तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के लेखक जो होते हैं शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़, ये भी सही है। तुगलकनामा की बात की जाए तो तुगलकनामा के जो रचनाकार होते हैं इब्न बतूता नहीं होते हैं। इब्न बतूता तुगलकनामा के रचना होते हैं अमीर खुसरो। कौन होते हैं? अमीर खुसरो जो होते हैं, अमीर खुसरो, ये तुगलकनामा के रचनाकार होते हैं। इब्न बतूता की बात की जाए तो उन्होंने रिहला लिखा था। क्या? रिहला, इन्होंने ये लिखा है। जबकि हुमायूँनामा का जो हैं गुलबदन बेगम है, ये सही है। इसमें सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेटू मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आपको बताना है नेटू मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? नंबर 1 1870, 1872, 1874, 1876। इसका सही उत्तर होता है इसमें 1872 ईस्वी में नेटू मैरिज एक्ट ये पारित हो गया था। कब हुआ था? 1872 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आंदोलन दिया गया है और सूची 2 में वर्ष दिया गया है। आंदोलन के नीचे देखते हैं पाबना दिया गया है, एका दिया गया है, संथाल दिया गया है, ताना भगत दिया गया है। और वर्ष के नीचे दिया गया है 1855-56, 1873 से लेकर 1885 और तीसरा दिया गया 1922 और चौथा दिया गया 1914। इसमें सुमेलित करना है कौन सा सही होगा। पाबना विद्रोह की बात की जाए तो ये हुआ था 1873 से लेकर 1885 के ईस्वी के बीच ये हुआ था। एका विद्रोह की बात की जाए तो एका विद्रोह हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और संथाल की बात की जाए तो ये 1855 से 56 के बीच में। और ताना भगत की बात की जाए तो ये हुआ था 1914 ईस्वी में। अब देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। पहले का दूसरा देखते हैं किस में है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा है और तीसरे का पहला है, चौथे का चौथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ घटना दिए गए, दूसरी तरफ वर्ष दिए गए। देखा जाए तो भारतीय जल सेना अधिनियम कब बना था? 1927 में। ये अब तो सही ऑप्शन है। और दूसरा देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो ये भी 1931 में शुरू हुआ था, ये भी सही है। सांप्रदायिक निर्णय 1933, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। जो गलत है वही पूछा गया था। देखा जाए तो इसको सांप्रदायिक निर्णय को कैमनॉल अवार्ड भी कहा जाता है। ये प्रारंभ हुआ था 16 अगस्त 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। इस वजह से यहाँ ऑप्शन 33 है, इस वजह से ये गलत है। 16 अगस्त 1932 को कैमनॉल अवार्ड प्रारंभ हुआ था। करो और मरो की जब ये चालू हुआ था तभी ये हुआ था। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमण से व्यवस्थित कीजिए और जो नीचे कूट सही है उसका उत्तर दिए। आपको पहला दिया गया है साइमन आयोग की नियुक्ति, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा महात्मा गांधी की दांडी मार्च और चौथा दिया गया फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। आपको उनका क्रम बताना है कि कौन सा कैसे होगा। देखा जाए तो जो साइमन साइमन आयोग की नियुक्ति कब होता है? 1927 ईस्वी में साइमन आयोग भारत आता है 1927 में। जलियांवाला बाग की बात की जाए तो 13 अप्रैल 1919 की ये घटना होती है। महात्मा गांधी की दांडी मार्च की बात की जाए तो ये 1930 ईस्वी में प्रारंभ हो जाती है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु की बात की जाए तो ये 1915 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं कि पहले कौन सी घटना घटी थी। सबसे पहले की बात की जाए तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है। चौथा किस में होता है? आपका बी और सी ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका ये हो गया पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं 1919, ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर आता है ये तीसरा, फिर ये चौथा। अब देखते हैं इस प्रकार इसकी बात की जाए तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आपको बताना है जो आईएनए होता था उसका मुकदमा चलाया गया था, उनमें कहाँ पे चलाया गया था, ये मुकदमा कहाँ चलाया गया था? नंबर 1 लाल किला दिल्ली में, नंबर 2 ग्वालियर फोर्ट में, नंबर 3 आमेर फोर्ट जयपुर में, नंबर 4 देगा आगरा फोर्ट में। इसका सही उत्तर होता है जो देखा जाए तो आईएनए जो अधिकारी थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, वो चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। और देखा जाए तो ये मुकदमा केवल 3 लोगों के ऊपर चलाया गया था। इन 3 लोगों को नाम जान लेते हैं। मेजर शाहनवाज खां थे। कौन थे? मेजर शाहनवाज खां। और दूसरे थे कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों थे। और तीसरे जो थे उन्होंने कर्नल प्रेम सहगल थे। ये ऐसा था कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों संप्रदाय के लोग थे, इस वजह से ये ज़्यादा चर्चा में रहा या चर्चा हुआ था इस समय उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन ए तथा दूसरे को कारण आ रहा है। आपको बताना है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त द्वित संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ये भी सही है। और दूसरा कारण देखा जाए तो उसका क्या होता है? वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्धृत विद्वान था, प्राची विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। इसमें देखा जाए तो कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है कथन की व्याख्या कर है, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा जाए तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। नंबर 2 राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26 1950 में अपनाया गया था। इसमें देखना है कौन सा सही उत्तर होगा। इसमें देखा जाए तो ना तो एक सही होगा ना तो 2, क्योंकि भारतीय जो कैलेंडर होता है ग्रेगरियन कैलेंडर होता है, इस वजह से ये आपका इसका ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिट या लेखा परीक्षण से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? आपको बताना है कि जो अकाउंटिंग को ऑडिट करते थे उनको नियंत्रक महालेखा परीक्षक से कब अलग किया गया था? 1975 में, 1977 में, 1976 में, 1981 में। इसका जो सही उत्तर होता है 1976 में उनको अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखा क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में नियोजित नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? नंबर 1 महात्मा गांधी, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 इंदिरा गांधी, नंबर 4 राजीव गांधी। इसमें बात की जाए तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने नियोजित विकास का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है, दूसरा कारण है। आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। और कारण बताया गया भारतीय संविधान केवल भाषा का और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें कथन और कारण दोनों सही है। जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था। क्या भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये ऑप्शन सही है। और दूसरा दिए गए हैं अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। आपको कहा जा रहा है कि जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि अगर अब आप वकालत कर रहे हैं कि देश को अभिन्न बनाया जाए, दूसरा राज्य बनाया जाए, इसमें ये आप कर रहे हैं तो ये स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी या ये गलत है। क्योंकि आपको वाक्य 19(1)(a) में कहा गया वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये नहीं कि आप देश के खिलाफ कहिए, उससे अखंडता, नैतिकता ये सब विरोध या भावनाएँ गलत हो, इस वजह से दूसरा ऑप्शन गलत होगा इसका। देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन-सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, ये सही है। दूसरा दिया गया जनगणना ये भी संघ सूची का विषय, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बँटवारा द्वितीय अनुसूची, दूसरी अनुसूची में नहीं होते, चौथी अनुसूची में है। क्या है इसका? चौथी अनुसूची में इसका बँटवारे की बात कीजिए। दल-बदल आपको पता है 10वीं अनुसूची में, ये सही है, ये भी सही है। इसका तीसरा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान
कि 11वीं अनुसूची में क्या विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? बताना है कि भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? नंबर 1 22, नंबर 2 24, 29, 32। इसका सही उत्तर होता है इसमें टोटल 29 विषय होते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया है, यह प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। कूट का सही उत्तर चुनिए। देखा जाए तो ये प्रधान कैबिनेट का सचिव नहीं होता है, इसका जो सचिव होता है प्रधान सचिव होता है। कौन होता है? प्रधान सचिव। इसका दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, इसका केवल ए सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित किस राज्य पे लागू होता है? आपको बताना है जो छठी अनुसूची है इसका प्रावधान कौन-कौन से राज्य पे लागू होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे। नंबर 1 त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर देखा जाए तो इसमें होता है केवल त्रिपुरा में। ये जो छठी अनुसूची होती है असम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये होते हैं 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय। ये 4 राज्यों में छठी अनुसूची लागू होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है चारों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सुमेलित नहीं है पूछा है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके सामने दिख रहा है टू हैव द बॉडी, ये भी सही है। इसका जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है जो कह सकते हैं उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ये 5 रीट दायर की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैवी द बॉडी ऑफ, पहला सही है। परमदेश इसका मतलब होता है वी कमांड होता है, ये भी सही है। प्रतिषेध के सामने दिए गए हैं टू बी सर्टिफाइड, ये वाला ऑप्शन गलत होता है। इसका ये होता है टू बी द सर्टिफाइड का मतलब होता है उत्प्रेक्षण है। और अधिकार परीक्षा का होता है बाय बाय वाइट अथॉरिटी, ये आपका सही है। इसमें सी वाला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आपको बताना है धन विधेयक भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। इसका जो सही उत्तर होता है अनुच्छेद 110 में भारत जो कह सकते हैं धन विधेयक की परिभाषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2। एक तरफ बुक दिया गया है, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए हैं। थॉमस कुक देखा जाए तो थॉमस कुक की अगर कोई बात की जाए तो इसमें जो ब्रिटिश टूर एवं ट्रैवल कंपनी है उसके मालिक होते हैं। पहले का चौथा हो गया और उसके बाद ग्रेट है थनबर्ग की बात की जाए तो ये देखा जाए तो पर्यावरण कार्यकर्ता है। एक छोटी लड़की 19 साल की बच्ची है। डॉक्टर उषा किरण की बात की जाए तो ये जो होती हैं भारत भारती के सम्मानित विजेता हैं। और कैरी लैम जो बच्चा अंत में हांगकांग की देखते हैं। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले का चौथा किस में दिया गया? पहले का चौथा इसमें ए और सी ऑप्शन हट जाएगा और जो तीसरा दिया गया है इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय भाषाओं का केंद्र संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित? बताना चाहिए भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान है कहाँ पे अवस्थित है? नंबर 1 वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली, शिमला। इसकी बात की जाए तो इसका सही उत्तर होता है कहाँ? मैसूर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। बताना है कि भारत भूमि को जो क्षरण का तटस्थ कब प्राप्त करेगा? नंबर 1 2025, नंबर 2 2030, 2035, 2040। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें 2030 तक इन्होंने अपना टारगेट रखा है कि जो भारतीय की भूमि क्षरण है उसको कम करने का लक्ष्य रखा है। कब? 2030 तक। अगला क्वेश्चन दिए गए उस समय ये करंट में काफ़ी चर्चा में था लेकिन ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनिस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? नंबर 1 जीएसएलवी मैक 3 1, ये आपका पहला ऑप्शन सही होता है। इसका सही उत्तर होता है जीएसएलवी मैक 3 M1 का प्रयोग किया गया था चंद्रयान 2 के लिए। अगले क्वेश्चन देखिए भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? देखा जाए तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था। इसका प्रयोग यह प्रयोग के लिए प्लास्टिक कचरे से बना है। इसका ऑप्शन देखा जाए तो दोनों को दोनों सही होता है। महात्मा गांधी की जब 150वीं जयंती गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी तब ये बनाया गया था। इसका दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? आपको बताना है कौन सा जीव है जिसका रक्त सफ़ेद होता है? नंबर 1 छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल और मच्छर। इनमें से बताना है कि इसका देखा जाए जो तिलचट्टा होता है उसका रक्त सफ़ेद होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? आपको बताना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु कौन से फसल में ज़्यादा संयोजित रहते हैं?
नंबर 1 दालें, नंबर 2 चावल, नंबर 3 गेहूँ, नंबर 4 गन्ना। इसका सही उत्तर होता है दालों की जड़ों में देखा जाए तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में क्या घटित होता है? आपको बताना है जब किसी बुलबुले को 2 बुलबुले को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या घटनाएँ घटित होती हैं? देखा जाए तो जब 2 बुलबुले जुड़ेंगे उनकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सुमेलित नहीं है पूछा है। पहले देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ये सही है। एस्टोपर्म जो होता है संश्लेषित मधुक है, ये भी सही है। नियोप्रीन जो होता है विशिष्ट रबड़ होता है, ये भी सही है। देखा जाए तो ये तीनों अभी तक सही हैं। और देखा जाए तो जो सही नहीं है रेयान जो होता है रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है। रेयान की बात की जाए तो ये फाइबर होता है। क्या होता है? फाइबर। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है प्रोटीन नहीं है। पहला दिए कपास, नंबर 2 केस या बाल, देखा जाए लूता, रेशम या स्पाइडर सिल्क और तीसरा खुर दिया गया है। इसमें बात की जाए तो जो कपास होता है ये प्रोटीन नहीं होता है। बाकी ये तीनों देखा जाए तो केसिन जो होता है, बाल जो होता है ये भी, खुर जो होता है ये सब आपका केराटिन जो होता है उससे बने होते हैं। क्रिएटिन जो प्रोटीन होता है उसी से बने होते हैं, बाल हो गए हैं, खुर हुए हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क के लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। आपको जब देखते हैं आप बॉटल लेते हैं उसमें जो पानी रखते हैं ठंडा या गर्म जैसे रखेंगे काफ़ी समय तक वो वैसे बना रहता है। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि इसमें ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 1 संचालन द्वारा, नंबर 2 संवहन एवं विकिरण द्वारा और नंबर 3 दिया गया ए और बी दोनों। इसमें देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही होगा। संवहन क्रिया संचालन की क्रिया भी होती है, संवहन एवं विकिरण दोनों ये क्रियाएँ होती हैं। इस वजह से आपका पानी जैसे भी आप डाले रहेंगे, ठंडा डाले रहेंगे तो काफ़ी समय तक ठंडा रहेगा, गर्म डाले रहेंगे तो गर्म रहेगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन-सी अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ कह सकते हैं कि मिश्रित ग्रंथियाँ हैं। नंबर 1 एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और तीसरा अग्न्याशय ग्रंथि और चौथा थायराइड। इसका सही उत्तर तो अग्न्याशय जो ग्रंथि होती है आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है। कह सकते हैं कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों क्रियाएँ करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? क्या आपको पूछा है कि कौन-सा पदार्थ है जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है? नंबर 1 चीनी मिट्टी, नंबर 2 कोरंडम, नंबर 3 जिप्सम, नंबर 4 टैल्क। इनमें से बताना है आपका किसमें विद्यमान रहता है। इसमें जिप्सम की बात की जाए तो इसमें विद्यमान रहता है। इसका सूत्र में देखते हैं CaSO4 हाफ H2O। ये होता है आपका कैल जिप्सम का सूत्र। इसमें देखा जाए तो Ca जो है कैल्शियम इसमें ऑलरेडी विद्यमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको क्वेश्चन पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। नंबर 1 सिल्वर ब्रोमोडाइड के सामने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड के सामने कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट के सामने गठिया का उपचार और चौथा दिया दूधिया या मैग्नीशियम प्रति अम्ल। इसमें देखा जाए तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होता है, फोटोग्राफी के लिए होता है। किसके लिए? फोटोग्राफी फोटोग्राफी के लिए होता है। बाकी जो सिल्वर आयोडाइड होता है कृत्रिम वर्षा होती है। लिथियम बाइकार्बोनेट का जो होता है उपचार के गठिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम जो होता है प्रति अम्ल होता है। इसमें पहला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तुलसी के पौधों को औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। आपको बताना है कि जो तुलसी का पौधा होता है उसमें जो औषधि गुण होता है किस वजह से होता है। नंबर 1 अकार्बनिक अम्ल के लिए, नंबर 2 कार्बनिक अम्ल के लिए, नंबर 3 दिए गए फिनाल एवं फ्लेवोनाइड के लिए और उपरोक्त में से कौन है? इसका जो सही उत्तर होता है फिनाल एवं फ्लेवोनाइड के लिए या फ्लेमो फ्लेवोनाइड के जो पाया जाता है ये औषधि का कार्य करता है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? आपको बताना है इकोसिस्टम के संबंध में कौन सा सत्य है। नंबर 1 है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित। नंबर 2 प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। नंबर 3 उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। नंबर 4 दिया गया द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें देखा जाए तो उत्पादक जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है सुपोषण के संबंध में कौन सा कथन सही है। नंबर 1 यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है और दूसरा देखिए यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। इसका देखा जाए तो इसका उत्तर होता है दोनों के दोनों कथन सही है।
क्या होता है, पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है और दूसरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? आपको बताना है कि मानव गतिविधियों के द्वारा जो पर्यावरण परिवर्तित होता है उसको क्या कहलाता है? नंबर 1 नैसर्गिक पर्यावरण, नंबर 2 एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, नंबर 3 शहरी पर्यावरण, नंबर 4 आधुनिक पर्यावरण। इसका सही उत्तर होता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही जो नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। आपको देखा जाए तो जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएँगे वहाँ पे जाति वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। इस वजह से देखा जाए तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कमी नहीं होगी, इसकी वृद्धि नहीं होगी, बल्कि वहाँ जब जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे ध्रुवीय क्षेत्र आप भूमध्य रेखा क्षेत्रों से ध्रुवीय की तरफ जाएँगे, वहाँ उस समय कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। अगर वही आप ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की तरफ आएँगे तो वृद्धि होगी। अब ये आपसे पूछना है कि आप ध्रुवीय क्षेत्र भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र पे जाएँगे तो कमी होगी, ना कि वृद्धि। इस वजह से पहला ऑप्शन इसमें गलत हो गया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? बताना है कि वायु प्रदूषण किससे देखा जाता है कि कौन-सा वायु प्रदूषण का कारक है? कैसे पता चलेगा कि वायु प्रदूषण हो रहा है? लाइकेन्स के द्वारा, मेथिल मर्क्यूरी के द्वारा, गुलाब का पौधा द्वारा, सूरजमुखी के पुष्प द्वारा। इसका सही उत्तर होता है लाइकेन्स के द्वारा आपका वायु प्रदूषण का पता चलता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? इन चारों में से बताना है कौन-सा सही सुमेलित नहीं है। अलव अलवणीकरण के जो होता है समुद्री जल होता है, ये सही है। प्रतिलोम परासरण होता है पेयजल से, ये भी सही है। विद्युतीकरण की बात की जाए, विकृतीकरण की बात की जाए तो ये होता है प्रोटीन से। और शीकरण की बात की जाए तो ये चाय से नहीं होता है, ये होता है दूध से। इससे दूध से वशीकरण होता है, दूध से संबंध होता है, ना कि चाय से। इस वजह से इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? आपको बताना है कौन सा इन चारों में से शाकनाशक का उदाहरण है। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर और उपयुक्त में से कौन है? इसका जो सही उत्तर होता है शाकनाशक होता है, सोडियम क्लोराइड से संबंध होता है। ए वाले ऑप्शन से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेतों में उत्सर्जित होती हैं तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो होता है, आपको बताना है जो धान के खेत से निकलती है कौन सी गैस निकलती है। बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 4 मीथेन। देखा जाए तो जो धान के खेत होती है वहाँ से निकलती है मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत हो गया, दलदल क्षेत्र हो गया, फिर जैसे जब भैंस या कह सकते हैं जानवर जब जुगाली करते हैं तब भी मीथेन गैस निकलती है। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पे? बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिव या मुख्यालय कहाँ पे है। नंबर 1 पेरिस, नंबर 2 नई दिल्ली, नंबर 3 गुरुग्राम, नंबर 4 न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर होता है ये गुरुग्राम में अवस्थित है आईएसए का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, 100% सौर ऊर्जा का चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश। आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। नंबर 1 अंडमान निकोबार, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 दीव, नंबर 4 पुडुचेरी। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो दीव होता है ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखें कथन क्या है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एवं सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। और एसडीजी लक्ष्यों के कारण आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य में घनिष्ठ के साथ अंतर संबंध है। इसका देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आर की व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। आपको बताना है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे ये निर्धारित किए जाते हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य से, नंबर 2 शिक्षा से, नंबर 3 जीवन स्तर से। इनमें देखा जाए तो ये तीनों जो स्तर होते हैं इन्हीं पैमाने से नापा जाता है। इसमें 1 2 3 तीनों सही है, डी वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर दिए। नंबर 1 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, नंबर 2 जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। इनमें से बताना है कौन सा सही है। देखा जाए तो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम होता है ये घटना कब हुई? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुई थी। और जैव विविधता अधिनियम की बात की जाए तो ये आया था 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो ये आया था 1973 में। और प्रोजेक्ट हाथी की बात की जाए तो ये 1992 में। अब देखते हैं इसके बाद इसका कौन सा सही होता है। देखा जाए तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन, 30 दिन। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें 21 दिन के अंदर ये कराना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं है। को बताना जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 5वीं है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है।
नंबर 1 उच्च रक्तचाप आप कर सकते हैं, जिसको आप बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर और मधुमेह, एचआईवी परीक्षण और मृत्यु का पंजीकरण। इसमें देखा जाए तो एचआईवी जो परीक्षण होता है, ये आपका 5 में सम्मिलित नहीं है, एनएफएचएस में 5 में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण कुजनेट्स वक्र पर्यावरण क्षति प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। पर्यावरणीय क्रूजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार होता है? आपको बताना है कि पर्यावरणीय जो वक्र होता है क्रूजनेट्स वक्र, उसका आकार कैसे होता है? उल्टा यू आकार का होता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का है। देखिए कथन क्या है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ये आपका सही है। सतत विकास के अभिप्राय है कि ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने में योग्यता को प्रभावित करता है, कि ये बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा कर। देखा जाए तो जो कथन है, कथन और कारण दोनों सही है। जो कारण है कथन की व्याख्या करें, इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? नंबर 1 मनरेगा, नंबर 2 पहल, नंबर 3 एनएसएपी और नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें देखा जाए तो जो पहल योजना है, ये गिनीज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका शामिल है। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या पर आच्छादित करेगा, सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता में विशेष ध्यान देगा, ये भी सही है, ये भी सही है। 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये भी सही है। इसमें देखा जाए तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ए, बी, सी और 3 ऑप्शन है, कह सकते हैं इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो भारत में पट्टेदारी सुधार हुए, कौन से उपाय हुए, सही हुए हैं? नंबर 1 लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदार की स्वामित्व की घोषणा। इनमें देखा जाए तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य जो होते हैं उनमें कौन सा सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, नंबर 2 सामाजिक एवं आर्थिक उपर पूंजी का निर्माण, नंबर 3 संतुलित क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। इनमें से बताना है कौन सा सही है। इसमें देखा जाए तो चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आप कह सकते हैं सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, आर्थिक पूंजी का निर्माण करना, क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और समाज लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। इनसे चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का क्रम बताना। जैसे जो स्वेज नहर बहती है तो उसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है कि कौन सा उत्तर में है, उसके बाद फिर कौन से दक्षिण में आ रहे हैं। इसका देखा जाए तो जो डी वाला ऑप्शन होता है सही है। लेक मंजाल जो होता है ये सबसे उत्तर में होता है, उसके बाद फिर आप दक्षिण की तरफ चलेंगे। लेक टिम्पस होता है, ग्रेट ब्रिटल लेक होता है और लिटिल बिटर लेक होता है। ये आपका क्रम होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इस देखा जाए तो जो 2019 का पेपर है इसको 2 भागों में डिवाइड किए हैं। आपको पहले वाले में 76 क्वेश्चन देखे हैं, अगली बार हम लोग 74 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड किए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।